गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कॉपी निकालिए। हाँ बेटा, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। आधा घंटा 45 मिनट का लेक्चर है। क्या बोल रहे हो? आप लेक्चर लिखो पहले प्लीज, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। पॉइंट नंबर 1 करके लिखिए। लिखिए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ with the introduction of Schedule 3 of Companies Act, a holding company पहला वाला जो पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं ना बेटा, अभी फर्स्ट टोटल मिलाकर के 4 पॉइंट का डिस्कशन है जो अमेंडमेंट्स हैं। पहला वाला जो पॉइंट है वो पहले भी यही था, उसमें कोई चेंज नहीं है, पर फिर भी अलग से ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि शेड्यूल 3 में ये बात अलग से बोला हुआ है। सो आप सुनेंगे, आपको लगेगा सर ये तो हम लोग ऐसे ही करते आए हैं, तो पहले में कोई चेंज नहीं है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो जो चेंजेस है मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको भी लिख के रख लो, क्योंकि इट इज परसीव्ड एज ए चेंज विच इज एग्जैक्टली नॉट अ चेंज। इट इज जस्ट दैट इट इज रिटन इन शेड्यूल 3 एंड प्रीवियसली इट वॉज रिटन इन AS21। अभी क्या वो शेड्यूल 3 में लिख के आ गया कि ऐसा करना है। ओके, तो इसीलिए लोग उसको शेड्यूल 3 का एप्लीकेशन बोल रहे हैं, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है। अच्छा, शेड्यूल 3 अगर आप लोग ऑडिट करने नहीं जाते हैं तो शेड्यूल 6 हम लोग जो पढ़े थे पिछले अमेंडमेंट में, रिवाइज शेड्यूल 6, उसका नाम चेंज होकर के शेड्यूल 3 हो गया है। तो अगर मेरे मुंह से शेड्यूल 3 निकल रहा है तो दैट इज इन प्लेस ऑफ रिवाइज शेड्यूल 6। अभी आप लोगों से भी ये मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब एग्जाम में अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उसमें शेड्यूल 6 नहीं लिख के शेड्यूल 3 लिखोगे, और रिवाइज्ड वर्ड नहीं लिखोगे ना। इट्स नो लॉन्गर रिवाइज शेड्यूल 6, इट्स ओनली शेड्यूल 3। ठीक है, क्या लिखा बोलो? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए होल्डिंग कंपनी will show, नीचे में A और B करके, the share of profit and loss belonging to minority for the current year अब आप बताएंगे यहां के बाद। क्वेश्चन ये है कि होल्डिंग कंपनी ने प्रॉफिट लॉस बनाया कंसोलिडेटेड वाला। होल्डिंग का अपना प्रॉफिट 100 करोड़, सब्सिडरी का प्रॉफिट मान लो 100 करोड़, दोनों मिलाकर के 200 करोड़ हो गया। 100 होल्डिंग 100 सब्सिडरी। अब सब्सिडरी का प्रॉफिट में 30% माइनॉरिटी को जाएगा, क्योंकि 70% अपना होल्डिंग है, 30% माइनॉरिटी का। द क्वेश्चन इज, ये जो 30% आप माइनॉरिटी को दोगे 100 करोड़ में से दोगे, 200 में से नहीं, बिकॉज 200 तो टोटल का है, उसमें अपना भी है। माइनॉरिटी विल गेट द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। तो द क्वेश्चन इज, ये जो 30 करोड़ का प्रॉफिट आप देंगे, ये एज एन एक्सपेंस देंगे या एज एन अप्रोप्रिएशन देंगे? मतलब हाँ, वही पैट निकलने के बाद में देंगे या पहले दे देंगे? ऑब्वियसली बाद में देंगे। तो इन्होंने बोला इट इज एन अप्रोप्रिएशन। तो हम लोग जानते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर होल्डर ही तो है। माइनॉरिटी लोग कौन है? शेयर होल्डर लोग ही तो हैं। तो अप्रोप्रिएशन में दिखाना है, तो ये बात शेड्यूल 3 में लिख दिया कि भाई इसको अप्रोप्रिएशन में दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं पहले से ये वाला बात। तो क्या लिखा बोल? ऑफ द करेंट ईयर एज एन अप्रोप्रिएशन, एज एन
अप्रोप्रिएशन। अच्छा, शेड्यूल 3 में अप्रोप्रिएशन जो आता है, रिवाइज शेड्यूल 6 में आप पढ़े थे और शेड्यूल 3 में सेम ही चीज है। अप्रोप्रिएशन आजकल पीएल में नहीं आता, पीएल पैट में जाके रुक जाता है। पीएनएल अकाउंट आजकल पैट में जाकर के रुक जाता है। पिछले अमेंडमेंट में आपको ये चीज देखने मिला होगा, आप रिवाइज शेड्यूल 6 वगैरह में सीखे होंगे। तो आजकल अप्रोप्रिएशन कहां दिखाया जाता है? रिजर्व सरप्लस के नोट्स में दिखाया जाता है। तो ये वाला पोर्शन भी रिजर्व सरप्लस के आप नोट्स में दिखाएंगे। डैश करके लिख लो, फुल स्टॉप करके लिख लो। वी नो दैट appropriations come in the notes to the reserves and surplus nowadays and not in the P&L account. बी नंबर पॉइंट लिखोगे, बी नंबर पॉइंट, द माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द नेट असेट्स ऑफ द सब्सिडियरी हाँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन दी नेट असेट ऑफ द सब्सिडियरी। सर, प्रॉफिट का शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पीएल में अप्रोप्रिएशन में आप दे देंगे, बैलेंस शीट में भी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हक है। सब्सिडरी कंपनी का नेटवर्थ मान लीजिए 500 करोड़ का है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30% का हक तो रखता ही है, जिसको आप लोग कैपिटल और रिजर्व सरप्लस बोलते हैं। जो होल्डिंग कंपनी में एज ए वर्किंग आप बनाते हैं, शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्री प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट करके जो टोटल करते हैं, बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम लोग कहां पे दिखाते हैं? सेम चीज एस 21 में पढ़े, अभी शेड्यूल 3 बोलेगा वही वाला चीज। रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे और लायबिलिटी से ऊपर, माने नॉन करेंट लायबिलिटी से ऊपर, रिजर्व सरप्लस के नीचे। बस उन्होंने यही बोला कि नॉट एज एन इक्विटी, नॉट एज ए लायबिलिटी। ना तो इक्विटी में दिखाओ ना लायबिलिटी में दिखाओ। तो अब लायबिलिटी में और इक्विटी में नहीं दिखाएंगे तो दोनों के बीच में आप दिखाते हो। रिजर्व सरप्लस के नीचे माने शेयर होल्डर्स फंड के नीचे आ गया ना वो, और नॉन करेंट लायबिलिटी से ऊपर तो लायबिलिटी में भी नहीं रहा। आप लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी या करेंट लायबिलिटी के नीचे दिखाते तो लायबिलिटी। थोड़ा शिफ्ट हो जाइए प्लीज, यहां आ जाइए ना मुन्ना, हेलो, फर्स्ट बेंच में आ जाओ। तो वही चीज उन्होंने भी बोला, शेड्यूल 3 में भी बोला। तो मैंने पहले ही बोला ये कोई चेंज नहीं है। अर्लियर इट वॉज बीइंग आस्क्ड इन एस 21, नाउ इट इज बीइंग रिटन इन शेड्यूल 3 ऑल्सो, सो देयर इज नो चेंज। लिखो अदर सब्सिडरी इन दी, नहीं इन दी नहीं, बिलो दी। अभी तो चूचा मत कर रहे बाबा, अभी भी गया नहीं है वही वाला रंग। बिलो दी रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड अबव दी नॉन करेंट लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट इसका 4 पॉइंट का डिस्कशन है। तीसरा और चौथा थोड़ा बड़ा बड़ा है, पहला और दूसरा थोड़ा छोटा छोटा है। सेकंड पॉइंट इज कि दी होल्डिंग कंपनी फर्स्ट इधर में आ जाइए, विल बी कंसीडर्ड एज द होल्डिंग will be considered as the holding if it owns OWNS directly or indirectly more than 50%
50% ऑफ दी मोर देन 50% ऑफ दी, आपने क्या पढ़ते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको चेंज करके कर दिया है टोटल शेयर कैपिटल। फर्स्ट बेंच में आ जाओ, वहां पे बैठ जाना प्लीज। ये एक चेंज है, थोड़ा सा फोकस करिएगा इसके ऊपर। हमको प्लीज डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक। इसके ऊपर थोड़ा इलैबोरेट करने दीजिएगा और अच्छे से इस चीज को समझिएगा। हो सकता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिले इस बार, कि अपन 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल देख करके डिसाइड कर लेते थे कि सामने वाला अपना सब्सिडरी है या नहीं है। अब जब आप डिसाइड करेंगे कि सामने वाला आपका सब्सिडरी है या नहीं है, तो टोटल शेयर कैपिटल देख करके करेंगे। टोटल शेयर कैपिटल ऑब्वियसली इज द सम टोटल ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब ये रूल आया ना पहली बार, तो सबके दिमाग में और हम लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा एक तो झटका था या एक तो शौक था कि यार ऐसा कैसे कर सकता है इंस्टीट्यूट या कंपनी लॉ, ऐसा कैसे कर सकता है कि टोटल कैपिटल का 50% कैसे होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम होल्डिंग करें नहीं करें क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 महीना तक, जब कंपनी लॉ इंट्रोड्यूस हुआ उसके 2-3 महीना तक इस चीज को डाउट में ही रखा। 2-3 महीना बाद उन्होंने क्या किया, एक तो एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन का एक तो रूल निकाला और उसमें उन्होंने लिख के दिया कि हम लोग टोटल शेयर कैपिटल यहां पे मीन करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या, जिसको आप पोटेंशियल इक्विटी नहीं बोलते थे, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जमता है बात। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस ऑन वन डे दे विल बिकम इक्विटी, तो दे आर एज गुड एज इक्विटी, चलो मैं मान सकता हूं। तो वहां पे 50% आप बोलते समझ में आता है कि आजकल क्या हो गया, आजकल ये फैशन हो गया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रोमोटर लोगों को ये लोग इश्यू करते हैं, कंपनियां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करती हैं जो कन्वर्टिबल नेचर का होता है। कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आता है, उससे मान लो कंपनी को पैसा लेना होता है, तो आजकल क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू होता है कन्वर्टिबल नेचर का, तुरंत उनको इक्विटी नहीं देता है, 2-3 साल तक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहता है, उसके बाद वो लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब वो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो ओनर है, ही इज एज गुड एज मालिक, वो अपने आप को मालिक ही समझता है, उसने पैसा एज ए मालिक ही दिया है। पर कंपनीज लोग उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑब्वियसली अपन इक्विटी तो मानते नहीं है उसको, है तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इस चक्कर में बहुत बड़ा एक तो डिस्प्यूट हो रहा था कि साला ये लोग मालिक है या नहीं है। तो उस डिस्प्यूट को इन्होंने सेटल कर दिया और इन्होंने बोला कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर कन्वर्टिबल नेचर का है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज गुड एज इक्विटी विथ रिगार्ड टू परसेंटेज ओनरशिप डिस्कशन। तो होल्डिंग का जब 50% का कैलकुलेशन होगा तो इक्विटी कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टोटल, उसका अगर 50% मालिक हैं हम लोग, तो हम लोग होल्डिंग माने जाएंगे, नहीं तो हम लोग होल्डिंग माने नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात और, अच्छा पहले ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर हुआ, थोड़ा इसको मैं पहले लिखा दूं, उसके बाद इसको और आगे बढ़ाते। इस पे थोड़ा डिबेट चाहिए, थोड़ा डिस्कशन चाहिएगा, इट विल टेक सम टाइम। हाँ, तो मैंने बोला 40-45 मिनट लगेगा, हो सकता है 1 घंटा 45 मिनट भी लग जाए मुझे, तो अगर लगता है तो हमको माफ करना। आ जा बेटा, कहां तक गए बोलो तो, टोटल शेयर कैपिटल, फुल स्टॉप देकर के लिखो, टोटल शेयर कैपिटल इंक्लूड्स equity share capital and convertible preference share capital. And convertible preference share capital. Full stop. आगे बढ़ाओगे, therefore the denominator will be the total capital and the numerator will be
and the numerator will be face value of our capital, face value of our investment लिखो, face value of our investment. मैंने बोला face value of our investment, ठीक है. अब हम अगर इन्वेस्टमेंट कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में किए हैं तो आवर इन्वेस्टमेंट में वो भी आएगा, और हम अगर इन्वेस्टमेंट खाली इक्विटी कैपिटल में किए हैं तो खाली वही आएगा. इंपॉर्टेंट बात क्या था जिसको मैंने बोला हमको डेलिबरेट करना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट बात ये था कि जैसे मान लो टोटल इक्विटी कैपिटल, खाली इक्विटी बोल रहा हूं, वो है 100 लाख का सब्सिडरी का, और टोटल प्रेफरेंस कैपिटल मान लो 20 लाख का है. कन्वर्टिबल पोर्शन वाला बोल रहा है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. अगर हम इसका 80 लाख होल्ड करके रखे हैं और इसका कुछ भी होल्ड करके नहीं रखें, कोई वांदा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 80/120 इंडिविजुअल बेसिस पे 50-50% नहीं देखना. आप नीचे न्यूमरेटर में टोटल कर देंगे और डिनोमिनेटर में, सॉरी, नीचे में डिनोमिनेटर में आप टोटल कर देंगे और न्यूमरेटर में आप अपना इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू देख लेंगे. अगर आपके पास खाली इक्विटी है तो आप इक्विटी देख लीजिए, अगर आपके पास प्रेफरेंस है तो आप प्रेफरेंस देख लीजिए, दोनों है तो आप दोनों जोड़ के देख लीजिए. तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट, फिर से बोलता हूं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टोटल कैपिटल का मोर देन 50% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप होल्ड करते हैं तो आपको होल्डिंग माना जाएगा. अब इस केस में हम लोग होल्डिंग है कि नहीं बताइए, देख के बताइए हम लोग होल्डिंग है कि नहीं, कितने परसेंट की होल्डिंग है? 2/3 की इक्विटी. अभी बहुत बड़ा लेक्चर है मुन्ना, हड़बड़ाइएगा मत इसको. मैंने बोला इस पे हमको इलाबोरेशन चाहिए, और तेरा जिसको बोलते हैं ना कि तेरे लिए इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकता है बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन आप इसके ऊपर मिल सकता है आपको, तो मेरा ये डिस्कशन बहुत रेलेवेंट होगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. तो इसको देख के क्या पता चला, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर हैं और हम लोग होल्डिंग कंपनी हैं, हम लोग लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है. हेलो, हाँ ना बोलिए. पर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर और हम लोग होल्डिंग कंपनी है. कितना का स्टेक है हमारा? 2/3 का स्टेक है. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन. प्रॉब्लम सुनिए. मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया 100 लाख. प्रॉफिट थोड़ा चेंज करता हूं, 100 टेली. आप ये क्या चीज आपको मालूम है? 100 लाख इक्विटी कैपिटल ऑफ सब्सिडरी. ये क्या है? प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ सब्सिडरी जो कि कन्वर्टिबल है. ये क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट, उसका फेस वैल्यू है. कॉस्ट और गुडविल वगैरह तो अलग चीज, आप जानते हैं, उसको हम अभी नहीं डिस्कस करने वाले. तो मान लो उसने पैट कमाया 10 लाख, 10 खाली. प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख, बाकी बचा पैट 8 लाख. हेलो, बाकी बचा पैट 8 लाख, जिसको आप बोलते हैं पफेस. हमको जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट, वो 8 लाख का 80% ही मिलेगा. नहीं समझे बात को? आप ये मत समझ जाइएगा कि हमको 10 लाख का 2/3 मिलेगा. आप समझे नहीं हम क्या बोल रहे हैं. अब ये आपने 2/3 बोला ना, कुछ एक तो 2/3 वर्ड बोला कि नहीं? क्या 2/3 बोला? सर, आवर इंटरेस्ट इन दी सब्सिडरीज कैपिटल. 2/3 है तो दिमाग में जैसे 2/3 आता है तो बच्चे समझ जाने लग जाते हैं कि बाकी सब कुछ भी 2/3 हो गया है. नो, खाली होल्डिंग इंटरेस्ट डिसाइड करने भर तक के लिए वो 2/3 है. उसके बाद जो प्रॉफिट डिवीजन, शेयर कैपिटल, बाकी सारा वर्किंग, एओपी, प्री पोस्ट, गुडविल, माइनॉरिटी, कॉन्स P&L, वो सब वैसे ही बनेगा जैसे बनता था. उसमें कोई चेंज कर मत दीजिएगा, वो बड़ा बवाल हो जाएगा. आप होल्डिंग है कि नहीं है उसको पता करने के लिए न्यूमरेटर इज टोटल कैपिटल, सॉरी फिर से उल्टा बोलते हैं, डिनोमिनेटर इज टोटल कैपिटल, न्यूमरेटर इज आवर इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू. बस उतना ही भर. बाकी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्री पोस्ट, माइनॉरिटी, कंसोलिडेशन, गुडविल, एवरीथिंग के लिए इक्विटी इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस इज प्रेफरेंस. तो यहां पे हमको जो है वो 8 लाख का 80% ही मिलेगा. माइनॉरिटी को इस 8 लाख में बात कर 20% मिलेगा, और ये पूरा माइनॉरिटी का है. बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा माइनॉरिटी का है. तो माइनॉरिटी को फिर टोटल कितना मिला? 2 प्लस, अरे 2 तो प्रेफरेंस उन्हीं का ही है, और 1.6, 3.6 उनको मिला, और हमको 6.4 मिला. पहले बोली चीज समझ में आ गया? तो ये एक तो चीज सीरियसली समझने का है. लिख लो. एग्जाम्पल,
यही वाला एग्जाम्पल लिखा रहे हैं। हाँ, लिखो इक्विटी कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी 10, 100 कर दो। प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी क्यूमुलेटिव है, कन्वर्टिबल है। 20। आवर स्टेक 80%। हाँ बेटा करता 80% इन इक्विटी। ओनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और कुछ भी, नो कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑप्शन, बाकी कुछ नहीं। सो परसेंटेज होल्डिंग is 80 by 120 and that is 2/3. That is a 2/3. नीचे लिखे however while dividing the profits, पैरा चेंज करके लिख रहे हो ना, however while dividing the profits, the profit belonging to preference shareholders and equity shareholders will be divided in the same manner as earlier. That is, नीचे लिखोगे अगर सब्सिडियरी का पैट 30 है और प्रेफरेंस डिविडेंड 2 है। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड हम 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख है तो 10% डिविडेंड एक बार अज्यूम करके आपको बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा यहां पे लिख दो, प्रेफरेंस कैपिटल में 10%। तो हाउ मच होल्डिंग विल गेट? हाउ मच होल्डिंग विल गेट? 30 का 2/3, 30 का 2/3 या 28 का 80%? 28 का 80%। लिखो द होल्डिंग विल गेट and minorities ये एपिसोड में ये जो चेंज है ये रियल का चेंज है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, इसी में देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और रिलेशनशिप कैसे चेंज हो जाएगा उसको जरा देखिएगा, यहीं पे देखिएगा। सी दिस, मान लीजिए यहां पे हम लोग 52% होल्ड करके रखते हैं। एसोसिएट बन गया, देखिए नहीं समझ में आया अभी भी?
एसोसिएट बन गया सर, थोड़ा ठीक से देखिए क्या हो गया कहानी। 52/120, 52/120 कितना हुआ? 40-45% ही तो हुआ, 50 से तो नीचे चला गया ना। तो इक्विटी को देखने से तो होल्डिंग सब्सिडरी AS21 लगा दोगे, लेकिन ये कहानी AS23 का हो जाएगा, एसोसिएट वाले का हो जाएगा। तो इस रूल के चेंज से ये खतरनाक चेंज आ गया है। तो ये थोड़ा सा नोटिस करने लायक बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब लिखो पैराग्राफ नंबर 3। देखिए, शेड्यूल 3 रिक्वायर्स क्या लिखा बेटा? शेड्यूल 3 requires a holding company to present an additional statement after the consolidated balance sheet, P&L and cash flow disclosing the following four information disclosing the following four information in a columnar form। वो कॉलमनर फॉर्म कैसे बनाएंगे, उसका टेबल कैसे बनेगा, उसका हम एक तो वो प्रेजेंटेशन अभी आपको दे देंगे। पर पहले चीज को समझो कि ये क्या नया, ये एकदम नया चीज है। जैसे वो परसेंटेज वाला एक तो नया चीज है ना, ये भी एकदम नया चीज है। तो ये क्या वो लोग मांग रहे हैं पहले एक बार समझ लो, फिर प्रेजेंटेशन वगैरह हम दे देंगे आपको। एक तो एग्जाम्पल देकर के हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको बनाना है। गुड थिंग क्या है और बैड थिंग क्या है सुन लो। आपको एग्जाम में वो बनाने बोले या नहीं बोले, आप बनाइएगा। आप ऐसा ही फील करके आइए कि ये अब कंसोलिडेशन का पार्ट है। हम जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बस वैसे ही इसको भी बना करके देंगे। थोड़ा सा ऐसा, हालांकि इंस्टीट्यूट ने कभी भी नहीं बोला ऐसा करना है, पर एक तो इंप्रेशन रहेगा। हम लोग तो कुछ एक्स्ट्रा देकर के आ रहे हैं, एक तो इंप्रेशन रहेगा कि हाँ हम लोग ये चीज जानते हैं। मांग लिया तब तो अपने पास ऐसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक आप चीज लोग पढ़ते थे, अगर आपको याद है, होल्डिंग में सेक्शन 212 याद है, उसकी जगह पे अभी फॉर्म AOC 1 आ गया है क्या? हाँ, वो थोड़ा सा रिप्लेस होकर के एक नया चीज का प्रेजेंटेशन आया है, वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। और सारे चेंजेस होल्डिंग कंपनी में आए, आप देख लो, ठीक है। लिखो, पहले क्या लिख रहे हो बोलो तो? वो 4 इंफॉर्मेशन का नाम लिख रहे हो ना? नहीं, ऊपर में क्या लिखे हो? इन ए कॉलम नो, रिलेटिंग टू इट्स subsidiaries, associates and joint ventures। by separating them into Indian entities and foreign entities। इंडियन एंटिटीज एंड फॉरेन एंटिटीज, हमको बताने देना, थोड़ा वक्त देना। एक बार ऊपर वाला चारों लाइन को फिर से पढ़ लो, जस्ट रीड इट। इधर आ जा मुन्ना, वहां बैठ जा।
ठीक है क्या? क्या बोला है समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? अब वो चारों इंफॉर्मेशन लिखो, वो लोग क्या मांग रहे हैं। ए, एक तो दो तो ऐसी एक बार इधर आइए। अमाउंट ऑफ दी क्या लिखा बोलो तो? अमाउंट ऑफ द नेट असेट्स ऑफ द ग्रुप कंपनी। जो चार इंफॉर्मेशन हम मांगे हैं ना आपसे, जो चार बोले हैं ना, वो चारों इंफॉर्मेशन में क्या मांग रहे हैं वो बता रहे हैं। टेबल में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो उसके बाद बताएंगे। पहले चार इंफॉर्मेशन का नाम सुन लीजिए। अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ द ग्रुप कंपनी। तीन तो ग्रुप कंपनी है, होल्ड सब्सिडरी, एसोसिएट और जेवी। होल्डिंग ये पेपर बना करके देखा कि ये पेपर होल्डिंग बना रहा है, नया पेपर है, इन एडिशन टू द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। ठीक है, इसमें चार इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, कॉलम में चाहिए। चार ठो कॉलम हम बनाएंगे, ये चारों कॉलम रहेगा। ठीक है, ये चारों जो इंफॉर्मेशन है चार ठो कॉलम है। लेफ्ट हैंड साइड में एक तो बड़ा कॉलम बनाएंगे, उसमें नाम रहेगा सबका, हर सब्सिडरी का, हर एसोसिएट का, हर जेवी का नाम रहेगा। वो हम प्रेजेंटेशन आपको अभी दे देते, पहले इंफॉर्मेशन सुन लो। बी, परसेंटेज ऑफ दिस to the percentage of this to the consolidated net assets। अब जरा सोच लीजिए, पहला फिगर आप कहां से ला रहे हैं, दूसरा फिगर जो ला रहे हैं आप, क्या डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं? पहला वाला इंडिविजुअल का है। जैसे मान लो हम सब्सिडरी लेते हैं, तो पहला वाला सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट में जो कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस नहीं होता है क्या? नेट असेट माने इक्विटी, तो कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस जो होता है ना, वो फिगर लेके आ जाना है। और दूसरा वाला फिगर क्या है मालूम? रेशियो है। क्या डिवाइडेड बाई क्या? वो इंडिविजुअल वाला फिगर जो तुमने लेफ्ट में लिखा, डिवाइडेड बाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर्स फंड नहीं रहता है क्या, वो दोनों का रेशियो परसेंटेज में निकाल के दे दीजिए। दोनों का रेशियो परसेंटेज में निकाल के दे दीजिए। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, एक चीज और, क्या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सब्सिडरी का बैलेंस शीट दिया रहता है कि नहीं? हर सब में रहता है। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बनाते हैं, तो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट सब्सिडरी का देख करके वहां का नेट असेट आपको मिल जाएगा। कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस ही तो करना है, तो एक तो उसका अमाउंट लिख दीजिएगा और बगल में परसेंटेज लिख दीजिएगा। पर परसेंटेज निकालने के लिए एक अमाउंट तो क्वेश्चन पेपर से मिलेगा, और एक अमाउंट आप जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें जो शेयर होल्डर्स फंड है उसको लेकर के निकालिएगा। अब लिखो बी, सी, आवर शेयर क्या? आवर शेयर इन दी current year's profit loss of the group company प्लीज करंट ईयर प्रॉफिट लॉस है, करंट ईयर प्रॉफिट लॉस। प्लीज ये मत समझिएगा कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस है। पोस्ट एक्विजिशन 20 साल का भी हो सकता है। हेलो बच्चों, हम होल्डिंग 20 साल पहले बनाए हैं, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 20 साल का हो सकता है कि नहीं? पर यहां जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ध्यान से देखिए कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए। सब्सिडरी कंपनी का करेंट ईयर का प्रॉफिट में मेरा शेयर कितना है। प्लीज करेंट ईयर इसे चला दीजिए। करेंट ईयर माने करेंट ईयर, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द सम्स में जो सीए फाइनल में आते हैं ये फिगर नहीं रहता है। आपके सम्स में प्री और पोस्ट रहता है। हेलो, प्री कई बार 1 साल का, पोस्ट 50 साल का भी रहता है। प्री 10 साल का, पोस्ट 15 साल का भी रहता है। आपके पास ये फिगर नहीं रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर रहा तो ये वाला फिगर अलग से दिखाइएगा, और अगर नहीं रहा तो एनए करके छोड़ के आ जाइएगा। हेलो, नीचे सी डी, परसेंटेज ऑफ दिस टू दी
कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द करेंट ईयर। एक बात बोलता हूं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करेंट ईयर आप लोग जनरली नहीं बनाते आपके होल्डिंग कंपनी के सम्स में। आप जो कॉन्स P&L बनाते हैं वो एक्यूमुलेटेड फिगर रहता है, जो सीधे बैलेंस शीट में जाकर के पेस्ट हो जाता है। बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस कई सालों का मिला के गया हुआ आपके पास जो है, पर अगर कोई सम आपके पीएल का बनाने के लिए आया, जिसमें आप सेल परचेज लिख रहे हो, कंसोलिडेटेड पीएल बनाने का सम आया सेल परचेज वाला, तो आपके पास कॉन्स P&L का फिगर भी रहता है। तो होल्डिंग का टोटल विथ सब्सिडरी मिला दें, कॉन्स P&L क्या होता है आपको मालूम है। सब्सिडियरी ने जितना प्रॉफिट कमाया उसका अपना स्टेक जितना है वो फिगर आपको मालूम है। तो सी नंबर में मैंने मांगा है, देखो, आवर शेयर इन दी करेंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप कंपनी। तो अपना शेयर आपको मालूम चल जाएगा देख करके, अगर करंट ईयर का पीएल आपके पास है तो। मान लो जैसे यही वाला सम है, देखिए ना, यही वाला सम, इसमें हमारा शेयर कितना है? नहीं, अमाउंट में बोलना है। मान लो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, दिस इज करंट ईयर्स प्रॉफिट। इसमें हमारा शेयर अमाउंट में कितना, देख के बताइए। आंसर इज 22.4। तो 22.4 आप वहां पे हमारा वाला लिख करके देंगे अमाउंट में, सी में। और डी में क्या होगा? कंसोलिडेटेड करंट ईयर का जो प्रॉफिट लॉस है, वो मेरे पास इस सम में नहीं है, इस एग्जांपल में नहीं है, पर करंट ईयर का कंसोलिडेटेड फिगर में 25 तो सब्सिडरी और भी हो सकता है, और होल्डिंग का अपना फिगर भी हो सकता है, तो वो फिगर बड़ा रहेगा। दिस फिगर डिवाइडेड बाई वो वाला फिगर, उसको परसेंटेज में देना है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट मांगा है, इसी में नीचे लिखिएगा। यस, हाँ बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। इसी में एक तो नीचे लिखिएगा, द accumulated ऊपर तो खोल देता रूम, तुम ऊपर ही बैठा था, आप ही आया ये क्या? ओके, क्या लिखा बोलो तो? द accumulated figure of all the minority interest of all the subsidiaries। हाँ एक मिनट, द accumulated figure of, ऊपर चला जा मुन्ना, दूसरा वाला रूम खुलवा ले, दूसरा रूम भी पैक है। ओके ठीक, थोड़ा थोड़ा बैठने दे दीजिएगा ना। क्या लिखा बोल तो? दी accumulated figure of all the minority interest, all the minority interest in all the subsidiaries will also be presented। आप लिखिए ना, मैं समझा रहा हूं। all the minority interest in all the subsidiaries will also be presented for these 4 items, for these 4 items। अब इस चीज को ना थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा इलेबोरेशन मेरे को चाहिए, हम आपको देंगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम ऐसे समझा रहे हैं, मान लीजिए बोर्ड पे देखिए, कॉलम वगैरह बाद में आप बनाएंगे, हम अच्छे से पूरा लिखाएंगे, पहले देखिए आप इन चारों पांचों चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए मेरा एक सब्सिडियरी है सिर्फ, और कोई नहीं, ओनली 1 सब्सिडियरी। ओके, हम यहां पे सब्सिडियरी का नाम लिखेंगे, बात मत करो प्लीज बॉयज। हम यहां पे सब्सिडियरी का नाम लिखेंगे, ये स्टेटमेंट है वो वाला। यहां पे हमने लिखा सब्सिडियरी का नेट एसेट, मान लीजिए 40 करोड़। थोड़ा वहीं पे चले जाइए, लास्ट बेंच पे चले जाइए एकदम। ये कौन सा फिगर है जरा देखिए, सब्सिडियरी का नेट एसेट। कहां से लाए हैं? सब्सिडियरी का बैलेंस शीट से, इक्विटी जिसको बोलते हो आप लोग, शेयर होल्डर्स फंड। दिस डिवाइडेड बाई कंसोलिडेटेड नेटवर्थ नहीं होता है क्या, जो नेट एसेट है वो वाला फिगर। ये कहां से लाएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का शेयर होल्डर्स फंड से। बस ये रेशियो निकाल करके बता दीजिए, विच इज से 5.7%। क्लियर? अब ये वाला फिगर
सब्सिडियरी का करेंट ईयर का प्रॉफिट में से मेरा हिस्सा कितना है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? सब्सिडियरी के करेंट ईयर के प्रॉफिट में से मेरा हिस्सा कितना है। से पुराना एग्जांपल में 22.4, मान लो नॉर्मल सम में हम आपको अलग से बोले 20 लाख रुपया, उसको नहीं लेके अलग सम बोल रहे हैं। मान लीजिए मेरा हिस्सा 20 लाख रुपया, ये 20 लाख किससे डिवाइड करेंगे? अच्छा, ये मेरा हिस्सा, प्लीज माइंड इट, डिवाइड बाई किससे करेंगे? कंसोलिडेटेड पी एंड एल ऑफ द करेंट ईयर नहीं है क्या? उससे, दैट डिवाइडेड बाई कंसोलिडेटेड पैट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, उससे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज देंगे। प्लीज मेरे बच्चों, एक होल्डिंग एक सब्सिडरी रहे ना, फिर भी ये परसेंटेज आपको अच्छा दिखा, देखो प्लीज मेरा हाथ देखो, मेरा चेहरा मत देखो अभी, ये परसेंटेज आपको ना अच्छा दिखाई देगा। पर अगर 20-25 सब्सिडरी एसोसिएट सब हो ना मेरा बच्चा, तो ये परसेंटेज छोटा 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 करके दिखाई देगा बहुत सारा। आप सोचिए अगर मेरे पास यहाँ 15-20 सब्सिडरी है, 4-5 एसोसिएट है, 4-5 जॉइंट वेंचर है, थोड़ा सोच के देखिए, क्या ये बहुत छोटा 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 नहीं दिखाई देगा? लेकिन अगर एक सब्सिडरी है तो यही फिगर थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। तो वो लोग एक्चुअली ये बताना चाहते हैं जी कि कहां से आपको कितना परसेंट माल मिल रहा है, माने कहां से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कहां से आपको कितना असेट मिल रहा है। तो बैलेंस शीट और पी&एल का ये एक तो एडिशनल प्रेजेंटेशन वो लोग मांग रहा है, माने विच सब्सिडरीज आर मोर इंपॉर्टेंट एंड विच सब्सिडरीज आर लेस इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसका वो लोग आइडिया मांग रहा है आपसे। अभी तक तो क्या होता था ना कि सब्सिडरी का एक्यूमुलेटेड फिगर तेरे पास आ रहा है, पर कौन कितना बड़ा सब्सिडरी है ये तो पता नहीं चलता था ना। अब इसको देखने से वो चीज पता चल जाएगा। सो ये एक एडिशनल स्टेटमेंट उन्होंने मांगा है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे आप सब्सिडरी का सारा डिटेल दिए, तो यहां पे एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डिटेल देना पड़ेगा, एक फिगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 1 मिनट है, कुछ बोल रहा है, स्लीपर पहन के आ गए हैं तो ठंडा लग रहा पांव में, तो सॉक्स मंगवाए हैं, पहनेंगे अभी। पहनते नहीं जनरली, ये मेरा भांजा लोग सब बोला कि आप भी पहनिए, क्या नाम वो सैंडल जो आता है, टीटोज, हाँ वो कीटोज बड़े भाई उसे, तो पहना तो दिया, बोला अच्छा लग रहा है ना मामा जी, मेरे साथ ही आया वो, बोला अच्छा लग रहा है ना मामा जी, हाँ बोला अच्छा तो लग रहा है, अभी पता चल रहा है कितना अच्छा लग रहा है। अब इधर देखिए, हाँ मामू बना दिया, ठीक बोला ना। थोड़ा बच्चों यहां पे देखिएगा प्लीज, एक बार यहां पे देखना मुन्ना, क्या मांग रहे हैं देखिए, अक्यूमुलेटेड फिगर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन ऑल दी सब्सिडीज। मतलब मान लो मेरी 20 सब्सिडरी है, तो हम 20 इंफॉर्मेशन यहां मेरा तो दिए ही हैं। थोड़ा देखो तो यहां पे हर एक सब्सिडरी का नाम देकर के मेरा इंटरेस्ट तो बता ही दिए हैं। अब यहां पे देखिए क्या बता रहे हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन ऑल दी सब्सिडरी का 1 फिगर। अब आप हमको बताइए, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन ऑल दी सब्सिडरी का 1 फिगर कहां पे मिलेगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मिलेगा ना ये फिगर, तो आराम से वहां से ले आओ। और दिस डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड नेट असेट्स, माने नीचे वही रहेगा, ये जो 700 पहले नहीं था क्या, नीचे में वही रहेगा। जल्दी, वैसे ही यहां पे भी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सब्सिडियरीज, ये भी आपको कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट जो बनता है उससे मिल जाएगा। और डिवाइडेड बाई कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप, टोटल का जो यहां पे फिगर था, सेम फिगर यहां पे। तो माइनॉरिटी भी कितना मांग रहा है उसका भी डिटेल आपको एक परसेंटेज में देना पड़ेगा। गॉट इट? एक मिनट, एक काम करो, आपको आज एक तो बुक मिला, बुकलेट टाइप का कुछ मिला है, AOC 1 मिला है, और एक तो सम सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, सुनिए, उसको रखिए 1 मिनट के लिए। जिन लोगों को भी नहीं मिला ना, वो एक बार अगल बगल वाले बच्चे से मैनेज कर लीजिएगा। एक बार पहले अपनी कॉपी में लिखिए, फिर उसका प्रेजेंटेशन करवा देते हैं हम। कॉपी में लिखिए, द फॉर्मेट शुड बी नहीं बेटा, सेम पॉइंट है, उसी का फॉर्मेट दे रहा हूं।
4 कॉलम राइट में अमाउंट के लिए और 1 कॉलम लेफ्ट में नाम के लिए। अभी देख लीजिए, मैं अच्छे से एक तो एग्जांपल में एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं और एक बार कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, देख लीजिए अच्छे से। अच्छा, स्टेटमेंट का कोई नाम नहीं है, एडिशनल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ग्रुप कंपनीज बोल सकते हो। माने शेड्यूल 3 ने इसका कोई नाम नहीं, जैसे बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो तो नाम है ना, इसका कोई नाम नहीं है। नेम, नेट असेट्स, परसेंटेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज। आराम से बनाइएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। अब सुनिए, फर्स्ट यहां पे आपकी सब्सिडियरीज का नाम लिखना है, वो भी इंडियन सब्सिडियरीज। गॉट इट। अब यहां पे जितना भी नाम है, मान लीजिए आपके पास 3 ठो इंडियन सब्सिडरी है, तो आप तीनों का नाम लिख दीजिए। उसके बाद फॉरेन सब्सिडियरीज, मान लीजिए 2 ठो फॉरेन सब्सिडरी है, दोनों का नाम लिख दीजिए। एक बार लास्ट टाइम हमको बता दीजिए, सो दैट हम जब एग्जाम अभी एक ठो सम करवाएंगे इसको लेके, तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। एक बार हमको बताइए यहां पे क्या चीज कहां से लाना है, खाली इस जगह पे बताइए। मान लो सब्सिडरी का नाम है ए लिमिटेड, सब्सिडरी का इक्विटी, हाँ, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस जोड़ के बिना दिमाग लगाए हुए, यहां पे डिवाइड किससे करना है? हम लोग का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का जो नेट असेट है उससे। ये क्या चीज है? आवर शेयर इन दी करेंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ दैट सब्सिडरी डिवाइडेड बाय किससे करना है? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस ऑफ द करेंट ईयर। बस ये चीज आपको 3 सब्सिडरी इंडियन, 2 सब्सिडरी फॉरेन, इसका डिटेल देते रहना है। 1 मिनट बच्चा कुछ बोल। अच्छा, ये वाली क्लास जो मैं अभी ले रहा हूं ना, ये ट्यूसडे को 7:30 पे भी रिपीट होगा। तो बहुत सारे बच्चे अगर आज की क्लास नहीं आ पाए हैं, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको ट्यूसडे 7:30 को बच्चों को बोल दीजिएगा, वो लोग अटेंड कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये जेरोक्स नहीं मिला 5-6 पेज वाला, ये आप या तो दूसरे बच्चों से लेकर जेरोक्स करा लीजिए, ना तो ट्यूसडे को मेरे ऑफिस से ले लीजिएगा। कौन तो 4 पेज के लिए आएगा ट्यूसडे? हाँ, आप जेरोक्स करवा लीजिएगा, भाड़ा उससे बेसी पड़ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन हाँ, बंद कर। क्या लिखा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन ऑल दी सब्सिडियरीज। एक बार हमको अच्छे से बताइए, यहां पे क्या लिखेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो नीचे नहीं लिखते हो क्या, रिजर्व सरप्लस के नीचे
माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फिगर लिखते हो तो वो वाला लिखना है बाबू। इसके बगल में क्या लिखेंगे? दो ठो एसी और बंद कीजिए। हाँ वेट करने बोलो, अंदर बहुत देर लगेगा बोलो। छोड़ दीजिए एक बार, एसी छोड़ दीजिए। अच्छा यहां क्या लिखोगे बोलो? यही वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का जो नेटवर्थ नहीं है क्या, वो वाला। सिमिलरली प्रॉफिट भी वैसे ही, माइनॉरिटी को करंट ईयर का प्रॉफिट में से, टोटल में से जितना प्रॉफिट मिला, टोटल माने सारा सब्सिडरी का जितना भी माइनॉरिटी का टोटल फिगर देना है। बिकॉज माइनॉरिटी का अलग अलग प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 नहीं मांग रहा है। हमारा तो अलग अलग मांग रहा है किस सब्सिडरी में कितना मेरा स्टेक है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए नहीं मांग रहा है। डील डन। नीचे एसोसिएट्स, इंडियन, मान लीजिए एक इंडियन और 2 फॉरेन एसोसिएट है। जेवी, पहले हमको बताइए ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या? क्या बना करके देना है? वी गॉट इट और नॉट? वी गॉट इट। ये एक एडिशनल स्टेटमेंट है, आपको बना करके आना है। यस बेटा बोलना। अपने को जो मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हम लोग भी होल्डर हैं, हम लोग को जो मिल रहा है वो वाला लेना है। अब लिखो पॉइंट नंबर, ये हो गया, ये पॉइंट इज डेल्ट। पॉइंट नंबर 4 की 5? 4। लिखिए अ होल्डिंग कंपनी will have to prepare an additional statement containing some important information ब्रैकेट में लिखिएगा, मतलब कंपनी लॉ के हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स, साइलेंट नहीं सैलिएंट, इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन regarding its subsidiaries ब्रैकेट में लिखिए 15 नंबर्स, 15 ठो इंफॉर्मेशन देना है। पहले हम लोग 6 ठो देते थे। पहले क्या चीज में देते थे? सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी 15 इंफॉर्मेशन मांगा ये लोग। क्या देना हम आपको बता रहे हैं। एंड 6 इंफॉर्मेशन फॉर associates and JVs. Associates and JVs. फुल स्टॉप देकर के लिखिएगा। दिस इज prescribed in form
AOC सब कैपिटल में लिखिएगा, AOC 1 रोमन में लिखिएगा, AOC 1 by virtue of section 129(3). एक बार इसको छोड़ दीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रख के पहले मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। क्या चीज मांग रहा है सुन लीजिए फिर से। एक मिनट, उधर में बात हो रही, मुन्ना मना करो, मेहनत से आए हो, क्या सेंस बनेगा, बातचीत करोगे, मुझे नाराजगी होगी अभी से। क्या चीज मांग रहा है सुन लो। ऊपर में आप जो बना के गए ना अभी अभी, कौन सा वाला, ये जो शेड्यूल 3 में मांगा था, ये वाला, ये शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट है, ये अलग है। और अभी जो आपसे मांग रहे हैं वो अलग है, वो सेक्शन 129(3) ने मांगा है, ये शेड्यूल 3 ने मांगा है। वैसे दोनों ही कंपनीज एक्ट ने ही मांगा है, पर दोनों इंफॉर्मेशन आपको दोनों बना के देना है। बस आपसे ये गुजारिश है कि ये वाला जो अभी पढ़ा के गए ना, ये आप हमेशा बना के आइएगा। कोई भी कंसोलिडेशन का सम आएगा आप बना के आइएगा। और जो अभी पढ़ा रहे हैं वो बोलेगा प्रिपेयर फॉर्म नंबर AOC 1 या व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर AOC 1 या सेक्शन 129(3), तो आप ये वाला स्टेटमेंट बना करके आइएगा। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो अभी पढ़ाने और बताने जा रहे हैं, हर सम में मत बनाइएगा। इज इट फाइन विथ अस? अब जरा सारे बच्चे लोग वो जो बुकलेट हमने आपको दिया है उसमें फॉर्म नंबर AOC 1 को देखेंगे। जिनके पास नहीं है एक बार अगल बगल से, नहीं तो मेरे बोर्ड से देखेंगे। वेबसाइट से आप प्रिंट कर सकते हैं और नहीं तो जेरोक्स करवा सकते हैं। ये 15 इंफॉर्मेशन पढ़ के याद करके एग्जाम में जाना है। इधर 15 उधर 6 है। ये 15 सब्सिडियरीज को लेके है। अच्छा, कॉलमनर फॉर्म में बनाना होगा। अगर आपके 4 सब्सिडरी है, 5 है, तो 5 कॉलम बन जाएगा। ये 15 इंफॉर्मेशन है। हेलो बच्चों, तो 15 इंफॉर्मेशन और 5 कॉलम, माने आपको कॉलम में टोटल मिला के 75 इंफॉर्मेशन डालना है। आप समझे कि नहीं? हमको सिंपल ज्ञान मत दे करके खत्म करते हैं बात को, फिर मजाक करिएगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो 15 information for each subsidiary you have to furnish. And if there are 5 subsidiaries, obviously 75 information is to be furnished. Not at all difficult. You and I know कि कंसोलिडेशन अगर सम आया तो उसके साथ ये अलग से एक सम भले दे दे, उसके साथ अटैच नहीं करेगा ये वाला चीज। ये एक एडिशनल स्टेटमेंट के रूप में अलग से एक सम आ सकता है। एंड देयर आर चांसेस कि इन दिस टर्म आपको एग्जाम में इसके ऊपर अलग से एक सम मिल सकता है। नया चीज आया है तो एक सम इसके ऊपर मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। सेकेंड लाइन पढ़िए, सब्सिडियरी का नाम। प्लीज बहस नहीं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर, आप थोड़ा सा वो डिसोबीडियंट हो रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, अच्छे से मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। 3 नंबर, रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द सब्सिडियरी कंसर्न्ड इफ डिफरेंट फ्रॉम द होल्डिंग कंपनीज रिपोर्टिंग पीरियड। जनरली 13-14 के सम्स आपको आएंगे। आप एग्जाम देंगे अभी नवंबर 14 में, तो 13-14 के सम्स आएंगे। 13-14 लिखना है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन ना बेटा, अगर सब्सिडियरी का होल्डिंग कंपनी से अलग है ना, तब आपको बताना है। नहीं तो आप ये इंफॉर्मेशन को एनए करके छोड़ सकते हैं। 4 नंबर, रिपोर्टिंग करेंसी एंड एक्सचेंज रेट एज ऑन दी लास्ट डेट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ फॉरेन सब्सिडियरीज। इजी है समझना। 5 नंबर, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल। 6 नंबर, उसका रिजर्व सरप्लस। 7 नंबर, उसका टोटल असेट साइड का टोटल रे। 8 नंबर, उसका टोटल लायबिलिटी। 9 नंबर,
उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, मेरा उसके अंदर नहीं, आप समझे, उसका इन्वेस्टमेंट। माने ज्यादा ज्ञान मत लगा देना वहां पे, नहीं ये क्यों मांगेगा, पक्का यही मांगेगा, एक तो अपना भी तो ज्ञान होता ना बच्चों का ना, जो हम बोले वो फाइनल। एक्चुअली क्या है, ये क्यों मांग रहा है वो भी सुन लो। ये इसलिए मांगा जा रहा है, ये फॉर्म नंबर AOC1 कि सब्सिडरी अगर मेरी 25 ठो है तो हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ 25 सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे नहीं सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना बड़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टडी मैट के जैसा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक शॉर्टकट निकाला कि क्योंकि आप सारा सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लोग पढ़ेंगे भी नहीं, तो एक तो कंसाइज फॉर्मेट में आप सारा सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दे दो। तो ये उसका एक प्रयास, कोशिश है। 6 नंबर रिजर्व सरप्लस, 7 नंबर टोटल असेट, 8 नंबर टोटल, पढ़ लो फिर से बोल रहे हैं, टोटल लायबिलिटी 9 नंबर, इन्वेस्टमेंट 10 नंबर, टर्नओवर, सब्सिडरी का बैलेंस शीट से ला के देना है, पीएल से ला के देना है, बेटा बहस मत करना। 11 नंबर, पीबीटी 12 नंबर, प्रोविजन फॉर टैक्सेस 13 नंबर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 नंबर, प्रपोज डिविडेंड और 15 नंबर परसेंटेज शेयर होल्डिंग। मेरा जितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग है भाई, परसेंटेज शेयर होल्डिंग का मतलब मेरा जितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग है। तो बस ये 15 इंफॉर्मेशन सब्सिडरी का बैलेंस शीट से ला करके छाप देना है। यू गॉट इट। नीचे में दोनों नोट भी पढ़ लीजिए। जेवी और एसोसिएट के लिए क्या मांगा है, हम थोड़ा देर के बाद आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर बोलो बेटा, नहीं आपको सब्सिडरी का जो भी बैलेंस शीट लेना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इक्विटी में ही रखिएगा। हाँ, और टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी जो दे रहे हैं ना, उसमें नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी जोड़ करके देना है। और टर्नओवर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फिगर होता है ना, वो वाला दे दीजिएगा। नंबर 1 देखिए, नेम ऑफ द सब्सिडरीज विच आर येट टू कमेंस ऑपरेशंस। नोट 1 देखा कि नहीं? और नोट 2 देखिए, ये आप जानते हैं, नोट 2 भी आप नहीं जानते, सॉरी। नेम्स ऑफ द सब्सिडरीज विच हैव बीन लिक्विडेटेड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, एक चीज और भी है, आपको मालूम है 2-3 तरह की सब्सिडरी को हम लोग कंसोलिडेट नहीं करते थे। जो इंडिया के बाहर ऑपरेशन रहता था जिनका, और हम लोगों को फंड ट्रांसफर करने में जिनको प्रॉब्लम रहती थी, आपको याद है वो चीज? और जिसमें हमारा टेम्पररी इन्वेस्टमेंट रहता था, तो हम लोग जब कंसोलिडेशन का नोट्स बनाते थे, कंसोलिडेशन, तो उसको मेंशन करना पड़ता था ना। वो चीज अभी भी जिंदा है, उसको माने बाकी जो चीजें S21 में पढ़े हो ना, कुछ कम नहीं किया गया है। ये खाली एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डाला गया, माने आप कुछ कमती मत कर दीजिएगा। और एक उसका देखिए क्या नाम, एसोसिएट्स का। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, नाम दे देना है पहले, तो नाम वैसे कॉलम में चला जाएगा। जितने भी आपका एसोसिएट्स और जेवीज होंगे ना, उतना कॉलम बना लीजिए। जैसे सब्सिडरी के उतने कॉलम बनाए थे ना, वैसे एसोसिएट्स और जेवीज के कॉलम बना लीजिएगा। एसोसिएट्स एंड जेवीज के लिए 6 इंफॉर्मेशन है, खाली नंबर याद रखिएगा। और सब्सिडरीज के लिए 15 इंफॉर्मेशन है। ओके, नाम देने के बाद देखिए, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डेट, सिंपल है, दे सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, शेयर ऑफ एसोसिएट ऑब्लिक जेवी हेल्ड बाय द कंपनी ऑन द ईयर एंड। मेरा परसेंटेज इक्विटी बताना है, मेरा जितना परसेंटेज है। नेक्स्ट, नंबर और परसेंटेज, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग। नंबर समझते हैं, शेयर का नंबर, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारी बैलेंस शीट में, हेलो, हमारी बैलेंस शीट में हमने जो उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो वाला अमाउंट बताना है। ठीक है। और उसके नीचे एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग 40% है, 42% है, 22% है, वो बताना है। 3 नंबर, डिस्क्रिप्शन
ऑफ हाउ देयर इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आपको मालूम होगा, अब तो पुरानी बातें हो गई, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीके से आता है, एक तो स्टेक होल्ड करने से आता है, और नहीं तो स्टैट्यूट या एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि हाँ मेरे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो कैसे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास आए, उसमें भी आपको याद हो अगर, तो हम लोग बोलते थे कि अगर स्टैट्यूट है और अलग से बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मेरे पास है, तो परसेंटेज होल्डिंग बिकम्स इररेलेवेंट। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहां से आया है वो एक तो लिख करके देना है। उसके नीचे देखिए, अगर कोई एसोसिएट और जेवी को तुमने कंसोलिडेट नहीं किया है तो यहां पे फिर से उसका रीजन देना है। आप पहले एक बार इसका रीजन कहां पे देते थे, ये इस कंसोलिडेशन का नोट्स में देते थे, एक बार एओसी 1 में ये वाला बात फिर से लिख के देना है। नंबर 5, नेटवर्थ अट्रीब्यूटेबल टू दी शेयर होल्डिंग एज पर दी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। कौन क्या चीज का फिगर मांगा है, जरा हड़बड़ाइएगा मत। एसोसिएट का टोटल नेटवर्थ नहीं मांगा है, एसोसिएट का टोटल नेटवर्थ नहीं मांगा है, एसोसिएट के टोटल नेटवर्थ में मेरा परसेंटेज कितना है वो मांगा है। और लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, रुकिए, हाँ करेंट ईयर, नीचे देखिए, 1 कंसीडर्ड इन कंसोलिडेशन, 2 नॉट कंसीडर्ड इन कंसोलिडेशन। तो हम लोग तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कंसोलिडेशन में प्रॉफिट को कंसीडर कर लेते हैं, तो आपके यहां पे फिगर कंसीडर्ड इन कंसोलिडेशन में ही आएगा, तो नॉट कंसीडर्ड इन कंसोलिडेशन आप इग्नोर करके चलिएगा। ये 6 इंफॉर्मेशन आपको किसके लिए देना है, एसोसिएट्स और जेवीज के लिए, और वो 15 नीचे लिखो, कॉपी में आ जाओ वापस। कितना नंबर पॉइंट है वो, वहां लिखिए, दिस स्टेटमेंट वी विल प्रिपेयर, लिखो दिस स्टेटमेंट, वही 4 नंबर में लिखिएगा, दिस स्टेटमेंट वी विल प्रिपेयर इफ एंड ओनली इफ चला दीजिए, required by the question that's it। अब लिखो पॉइंट नंबर, अच्छा और भी कुछ है, हाँ मतलब वैसे मेनली ये 4 बातें, पर कुछ और है, हमको बताने देना। लिखो पॉइंट नंबर 5, लिखो द लिस्टेड कंपनीज the listed companies while computing their buyback limits are allowed to pay फॉर बाईबैक। आपको मालूम है क्या चेंज आया है, आप लोग 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व पढ़ते थे, लिस्टेड कंपनी के लिए वो रूल अभी 15% हो गया है। सेबी ने ये चेंज लाया है, कंपनी लॉ में ये चेंज नहीं है, तो सेबी ने ये चेंज लाया, तो ऑब्वियसली इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी लिस्टेड कंपनीज। तो अदर कंपनीज के लिए आज भी ये रूल 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का है, लिस्टेड कंपनी के लिए चेंज होकर के 15% हो गया है। तो क्वेश्चन जब आएगा ना, इस बार ये फोकस रखना अच्छे से कि वो लिस्टेड कंपनी का है या नहीं है। लिखो, एक बार पूरा पैराग्राफ को वापस बोलोगे, द लिस्टेड कंपनीज वाइल कंप्यूटिंग द बाईबैक लिमिट्स आर अलाउड टू पे for buyback 15% of the paid up capital plus free reserves। फुल स्टॉप दे दो, लिखना प्रीवियसली इट वॉज
25%। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके लिखिएगा, थोड़ा सा आपसे आपस का बातचीत। वी यूज टू कॉल इट रिसोर्स टेस्ट। हम लोग जब नंबर ऑफ शेयर का बाईबैक का लिमिट चेक करते थे तो 3 तो टेस्ट करते थे। पहला टेस्ट का नाम होता था नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। क्या था वो टेस्ट, याद कीजिए तो। अरे याद नहीं आप लोगों को ये सब चीज। टोटल इश्यूड नंबर ऑफ, बाईबैक छोड़ के जाते थे क्या फाइनल में? हेलो, याद नहीं है क्या? इश्यूड नंबर ऑफ शेयर जितना होता था उसका 25% का बाईबैक का नंबर का लिमिट रहता था ना। और दूसरा टेस्ट करते थे रिसोर्स वाला कि पैसा कितना दे सकते हो। ये था नंबर कितना खरीद सकते हो, दूसरा था पैसा कितना दे सकते हो। उसमें था 25% ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। और तीसरा था डेट इक्विटी कितना मैनेज कर सकते हो, वो था 2:1। आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो तीनों से आंसर निकाल के जो लोअर होता था उतना ही बाईबैक करने हमें मिलता था। इफ यू रिमेम्बर वो चैप्टर हम लोग पढ़ते थे, इसमें ये वाला जो टेस्ट है ना, कौन सा वाला देखो, ये रिसोर्स वाला टेस्ट, पैसा कितना देना है, ये लिस्टेड कंपनी के लिए चेंज होकर के 15% हो गया है। अब इसमें बहुत बड़ा डिबेट चालू हो गया है। प्रॉब्लम एक तो खड़ा हो गया है कि बहुत सारे लोगों ने जब कंपनी लॉ, मतलब ये जो सेबी वाला चेंज था, उसको जब इंटरप्रीट किया तो बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त यार लोग बोलते हैं कि 15% खाली इस पे नहीं, इस पे भी चेंज हुआ है। जबकि मैंने जितना रीडिंग किया, इंटरप्रिटेशन जितना मेरा है वो यही है कि 15% खाली रिसोर्स टेस्ट में चेंज हुआ है, नंबर वाले टेस्ट में 15% नहीं आया। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि दी लिस्टेड कंपनीज आर नॉट अलाउड टू बाई मोर देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो ऑब्वियसली वो रिसोर्स टेस्ट वाला बात कर रहा है, उसमें चेंज आया है। तो ये एक तो डिबेट है रे। ये डिबेट हो सकता है आपके एग्जाम देने के टाइम तक सेटल हो जाए। अगर ये सेटल नहीं होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से फर्दर कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है, तो प्लीज मैं जो बोलता हूं वो करके आना। और बाकी ऑब्वियसली प्लीज आपके लॉ के टीचर लोग जो बोलेंगे वो ज्यादा बड़ा बात बोलेंगे, ज्यादा अच्छा बात बोलेंगे, तो हम उस पर मेडल नहीं करेंगे। पर मेरा इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है 25 2:1, और लिस्टेड कंपनी अगर है 25 15 और 2:1, तो ये भी एक तो थोड़ा सा चेंज है इस सेमेस्टर के लिए। नंबर 6, लिखिए देयर आर a lot of regulation changes relating to mutual fund, NBFC, merchant bankers, and stock brokers। हम लोगों के यहाँ पे एक तो चैप्टर होता था क्या, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अकाउंटिंग, म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग, एनबीएफसी अकाउंटिंग, याद है? बहुत सारे रेगुलेशंस चेंजेस हैं आपके अकाउंट्स के सिलेबस में, वो है नहीं, मैंने अपन लोग उसको कवर नहीं करते फॉर एग्जाम पर्पस, पर आपके लॉ के सिलेबस में है। आपको मालूम है एमएफ रेगुलेशन लॉ में है, सेबी आपको पढ़ना पड़ता है ना, तो उसमें ये रेलेवेंट होएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। लिखो, दीज आर नॉट रेलेवेंट फॉर अकाउंट्स पेपर but are relevant for
लॉ पेपर। नंबर 7, एक साल का लिमिट है वो। मेरे को तो 6 महीने की 1 साल का है कूलिंग पीरियड। 6 मंथ का ही है ना, उसको चेंज किया हमको नहीं मालूम। हम लोग तो 6 मंथ ही पढ़े हैं ना। चेंज अगर किया होगा तो मेरे उसको जरा चेक कर लेना तुम। हाँ तो अभी 6 मंथ ही है, मेरी नजर में उसमें कोई चेंज नहीं है। मेरी नजर में उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 6 मंथ ही है। लिखो नंबर 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32। क्या बोल रहा है ना, कभी नहीं हटेगा ये। एज 30, 31 एंड 32 आर स्टिल recommendatory in nature, are still recommendatory in nature, full stop. Students in CA final, लिखो ना यार चुपचाप। Students in CA final will have to study them but ये सेम पुराना वाला सिचुएशन है जो पिछले 4-5 साल से चला आ रहा है। but whether the enterprise will use it or not या use them or not, it depends on them. यही पढ़ाना था मुन्ना आज हमको। और 1 मिनट रुकना, ये वाला जरा देखना। तो ये जो एक सम एक तो दिया है मैंने, नहीं वो अभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ अभी। आप वही करके जाएंगे, वही पढ़ा दिए हम मेरे बच्चों को सारा, नए वाले बैच के बच्चों को, क्योंकि वो लोग बाद में भी तो एग्जाम देते हैं ना। वो आप जो पढ़े हैं वही वाला पढ़ के जाएंगे। कुछ नहीं सब लोग सुनेंगे प्लीज। एक क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। ये सम हम लोगों ने क्लास में पहले सॉल्व किया हुआ है। ओके, थोड़ा देखिए इस चीज को। इसमें वो जो शेड्यूल 3 में जो एक तो स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं आएगा 4 इंफॉर्मेशन वाला, उसका थोड़ा सा आइडिया हम आपको तो प्रैक्टिकल दे देते हैं, तो आपका हाथ नहीं कांपेगा जब आप सम बनाएंगे अगर एग्जाम में आ गया तो। थोड़ा देखिए इस चीज को। एक होल्डिंग है पी लिमिटेड, एक सब्सिडरी है, एक ज्वाइंट वेंचर और एक एसोसिएट है। सीइंग इट? तीनों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फिक्स्ड करेंट एसेट दिया हुआ, लायबिलिटी दिया, कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है। पी ने सब्सिडरी में स्टेक बहुत साल पहले खरीदा था, तब उसका रिटेन्ड अर्निंग 520 लाख का था। पी ने जे में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदा जब जे का रिटेन्ड अर्निंग 400 लाख का था, और पी ने ए में 1408 में, ये भी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीदा है जब ए का रिटेन्ड अर्निंग 400 लाख का था। गुडविल को राइट ऑफ करने बोला, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोला, मेरा बैलेंस शीट बना करके दिया हुआ है, आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है। अगर वो 4 इंफॉर्मेशन आप यहां पे डालना चाहें, आपके पास सब्सिडरी भी, आपके पास जेवी भी, आपके पास एसोसिएट भी है, अगर वो एडिशनल स्टेटमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्म एओसी 1, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एडिशनल इन स्टेटमेंट शेड्यूल 3 वाला, तो आप इसमें क्या चीज कैसे डाल पाएंगे? देखिए मुन्ना, पीएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप नहीं डाल पाएंगे प्लीज, क्योंकि करेंट ईयर का प्रॉफिट का फिगर और अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का फिगर अपने पास नहीं है करेंट ईयर वाला, पर बैलेंस शीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल पाएंगे?
लिखिए। कॉपी में लिखिएगा, additional statement as per schedule number 3। कॉलम 4 ठो बना दीजिए, पीएल रिलेटेड कॉलम को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। हाँ, कॉपी में लिखिए सॉल्यूशन यहां तक। क्वेश्चन देख के सब्सिडरी का नेट असेट बताइए। सब्सिडरी का नेट असेट बोलिए। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, 3800। तो यहां पे लिखेंगे 3800। अब इसका परसेंटेज जो बताएंगे वो कौन से फिगर से बताइएगा प्लीज, क्वेश्चन से नहीं, सॉल्यूशन से बताइएगा। इसका सॉल्यूशन का परसेंटेज में जाइए, सॉल्यूशन का नेट असेट देखिए 9800। तो 3800 डिवाइडेड बाई 9800 का परसेंटेज, $38.78। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम ये दोनों चीज नहीं दे पाएंगे? यू गॉट इट। नीचे फॉरेन सब्सिडरी नहीं है मेरे यहां, पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट जरूर होगा। अच्छा, मैंने 40 मिनट बोला, मेरा 1 घंटा 40 मिनट लग गया। थोड़ा सा माफी है, पुराना आदत नहीं। माइनर नहीं, मेरे को कहीं नहीं जाना रे। री हट बैठते ना आराम से। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन ऑल दी सब्सिडियरीज, ये होगा आपके पास। देखिएगा एक फिगर, ये कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिलेगा प्लीज, क्वेश्चन से नहीं, सॉल्यूशन से। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फिगर लाइए 760। इसका भी जो परसेंटेज दीजिएगा वही वाला फिगर जो ऊपर में दिए 9800। 7.76। एसोसिएट का नाम ए है कि जे है? उसका नेट एसेट, उसका बैलेंस शीट से ला करके रख दीजिए एज इट इज। 4000।
दिस डिवाइडेड बाई 7800, हाँ 9800, joint ventures, Indian, J, amount मेरा पर्सनल एक जजमेंट या एक असेसमेंट है इस चीज को लेके। हमको कंपनी लॉ में थोड़ा सा ये रिक्वायरमेंट, ये वाला, ये दोनों थोड़ा सा हमको एब्सर्ड लगता है, इसलिए कि मेरा इसके अंदर 60-70% स्टेक या 40% स्टेक होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? और यहां पे जब आप परसेंटेज निकाल ले रहे हैं तो पूरा का निकाल ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नेट असेट वर्ड लिख दिया, शेयर ऑफ नेट असेट नहीं लिखा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं इतना बड़ा मालिक नहीं हूं इस कंपनी का। अभी भी नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हम जेवी में हो सकता 40% के ही मालिक हो, तो 4400 में मेरे को 40% ही मिलेगा, पर क्योंकि कंपनी लॉ है और क्या करोगे, उसमें वर्ड का बहुत महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। अभी आप यही करके आइएगा कि मेरा पर्सनल जजमेंट है कि हमको ये थोड़ा गलत लगता है। विद दिस आवर अमेंडमेंट क्लास इज ओवर। अच्छा सुनिए, एक छोटा सा ना रिक्वेस्ट था आप लोगों से, जिनको जिनको भी 2 मिनट जरा रुकेंगे सभी बच्चे लोग। थोड़ा बैठ जा मुन्ना, उसके बाद चले जाना। दो मिनट, हाँ। बाकी मेरे से किसी को बात करना हो पर्सनली, हमें रूम में। सुनिए, आई डोंट नो कि इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को ये बात बोलना चाहिए कि नहीं, पर मैं बोल रहा हूं। हम लोगों के यहां पे मेरे ट्यूशन सेंटर में हम लोग एक्चुरियल साइंस और एसएफएम और क्या बोलते हैं उसको, सीएफए वगैरह की क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं अभी इसी सेमेस्टर से। एक्चुरियल साइंस तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और एसएफएम वगैरह का क्लासेस भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 2009-10 में छोड़ दिया था पढ़ाना एसएफएम। तो एक बंदा है अश्विनी बजाज बोल करके, वो पढ़ाएगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एफआरएम भी पास है, सीएफए भी क्वालिफाइड है बंदा, तो वो पढ़ाएगा। यंग बंदा है, तो उसकी क्लासेस अक्टूबर से चालू होएगी। ऑब्वियसली तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोग तो अभी एग्जाम दोगे, लेकिन तुम लोगों को वो आधा घंटा 45 मिनट का कोई लेक्चर एक तो देना चाहता था। तो अगर आप में से कुछ लोग बैठने में इंटरेस्टेड हैं, मैं नहीं बोलूंगा। और मैंने ये भी बोला उस बंदे को कि अगर तुम लोगों को 2-3-4 चैप्टर्स कुछ पढ़ने हैं तो तुम लोग उसको बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे हम लोगों को पढ़ना है। पता नहीं वो तैयार होगा या नहीं होगा, ये भी तुम उससे बात करना। मैंने उसको सजेस्ट तो किया है कि इन बच्चों को अगर कोई चैप्टर में, मैंने एक बार कराया था बीच में 3-4 चैप्टर्स डेरिवेटिव्स वगैरह का, पोर्टफोलियो वगैरह का। क्या बोल रहा है बेटा? नहीं आया इस बार? खराब